रोनाल्ड रीड्स एक सफाई कर्मचारी जिसने अपनी लाइफ के 17 साल फर्श साफ करने में और 25 साल एक गैस स्टेशन पर कार रिपेयर करने में निकाल दिए। 38 के एज में एक छोटा सा 2 BHK घर लिया और 50 के एज में उनकी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और साल 2014 में 92 के एज में उनकी डेथ हो गई और तब जाके वो सफाई कर्मचारी सुर्खियों में आया। 2014 में अमेरिका में 28,13,503 लोगों की मृत्यु हुई और उनमें से सिर्फ 4,000 से भी कम लोगों की नेट वर्थ $8 मिलियन थी। एंड सरप्राइजिंगली रोनाल्ड रीड्स भी उनमें से एक थे। अपनी वसीयत से $2 मिलियन उन्होंने अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और $6 मिलियन हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरीज को डोनेट कर दिए। सब शॉक थे कि आखिर इतना पैसा आया कहां से, बट इन रियलिटी ना ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें ये सब विरासत में मिला था। उन्होंने जितना पॉसिबल हुआ सेव किया और उन्हें तब तक ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया जब तक वो $8 मिलियन ना बन गए। और इससे कुछ ही महीने पहले एक रिचार्ड नाम का इंसान भी हेडलाइंस में था। ये हार्वर्ड से पढ़ा MBA ग्रेजुएट फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल था कि क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने इनको 40 सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया। ईयर 2000 में इन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का मेंशन खरीदा जिसमें 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल्स और 7 गैराज थे। अकेले घर की मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ही $90,000 से भी ज्यादा थी। और फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इनका सब बर्बाद हो गया। हाई डेब्ट और लिक्विड एसेट्स कम होने की वजह से बैंक ने इनके मेंशन को भी नीलाम कर दिया और ये बैंक करप्ट हो गए। रोनाल्ड रीड्स धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कन लालची, और इतना ही काफी था किसी अनपढ़ इंसान का MBA ग्रेजुएट को बीट करने के लिए। दोनों स्टोरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कौन सा दूसरा फील्ड है जहां कोई पर्सन बिना किसी डिग्री, एक्सपीरियंसेस या पढ़ाई के किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास बेस्ट एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड कनेक्शंस हो। ये तो ऐसा ही हुआ मानो रोनाल्ड रीड्स ने किसी हार्वर्ड ट्रेंड सर्जन से अच्छा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया हो। पर फाइनेंस के केस में ऐसा हो सकता है। इन दोनों स्टोरीज से हम ये तो समझ सकते हैं कि आपके अमीर होने का आपकी इंटेलिजेंस या एफर्ट से तो कोई संबंध नहीं है। दूसरा कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक सॉफ्ट स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। जहां आप पैसे को लेके कैसा बिहेव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय ये कि आप कितना जानते हो। और इसी सॉफ्ट स्किल को ऑथर ने नाम दिया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस समरी में हम उन 8 टाइमलेस लेसन के बारे में जानेंगे जो आपकी बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। लेसन 1, नो वन इज क्रेजी। ये दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर इंसान का अपना ही अनुभव होता है। जो इंसान गरीबी में पला बड़ा है और रिस्क एंड इनसिक्योरिटीज के बारे में जो सोचता है, एक रिच बैंकर का लड़का चाहकर भी ऐसा नहीं सोच सकता। लग्जरियस चीजों पे पैसा लगाना बैंकर के लिए शौक हो, पर एक गरीबी में पले बड़े इंसान को इन पे पैसा खर्च करना बेवकूफी लगेगा। पर सच में तो कोई भी बेवकूफ नहीं है। हर इंसान अपने पास्ट के फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही डिसीजन लेता है। जैसे सालों पहले अगर हमारे किसी अंकल को कपड़ों के बिजनेस में या ट्रेडिंग में लॉस हुआ था तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि इनमें तो लॉस ही होता है और सारे फाइनेंशियल डिसीजन इन्हीं थोड़े से एक्सपीरियंसेस के आधार पर लेते रहते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि हमारे ये एक्सपीरियंसेस इस दुनिया में हुए फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस के मुकाबले सिर्फ 0.00001% ही है। सो टू कंक्लूजन, हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पे रिलाई ना करके बल्कि फाइनेंशियल बुक्स या मेंटर के एक्सपीरियंस से सीख के डिसीजन लेने चाहिए। लेसन 2, लक एंड रिस्क। अगर आप बिल गेट्स जितना टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग होते तो भी आप बिल गेट्स जितना रिच नहीं बन पाते। ऐसा वो खुद मानते हैं कि उनकी सक्सेस में उनके लक का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल गेट्स इतना लकी हैं कि वो वर्ल्ड के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां 1968 में कंप्यूटर था, लेक साइड स्कूल, जो बहुत ही महंगा स्कूल था। बिल्स के पेरेंट्स की अच्छी पोजीशन में होना और फैमिली वेल्थ रिजर्व की वजह से उन्हें कंप्यूटर्स का अर्ली एक्सपोजर मिल पाया। सिएटल सिटी, एक ऐसी सिटी में जन्म लेना जो 1968 में वर्ल्ड की इकलौती ऐसी सिटी थी जहाँ कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए अवेलेबल था। लेक साइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। उनके पेरेंट्स की प्रोफेशन की वजह से उन्हें बहुत प्रिविलेज भी मिला, चाहे उनकी मदर की वजह से IBM का बड़ा प्रोजेक्ट मिलना हो या उनके फादर के लॉयर होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करने में सभी लीगल अप्रूवल मिलना हो। सो टू कंक्लूजन, रिजल्ट सिर्फ हमारे पर्सनल एफर्ट्स के अलावा बाकी चीजों पे भी डिपेंड करते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रिविलेज जरूर होती है, पर मोस्टली लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वो पहचान कर उनका एडवांटेज लेना चाहिए। लेसन 3, नेवर इनफ। ये समझना कि हमारे लिए कितनी वेल्थ इनफ होगी। एक न्यू बेसबॉल प्लेयर की बात करें तो वो पर ईयर $5 लाख कमाता है, यानी मोर देन 4 करोड़ रुपीस पर ईयर। वो हर एंगल से काफी अमीर है। बट अगर वो खुद को कंपेयर करे एक और बेसबॉल प्लेयर माइक ट्राउट से, जिसका ऑलरेडी 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी $430 मिलियन का, तो इसके आगे तो वो दिवालिया नजर आएगा। और अगर माइक ट्राउट खुद को कंपेयर करें हेज फंड मैनेजर से जो $340 मिलियन पर ईयर कमाते हैं, और ये मैनेजर भी खुद को कंपेयर करने लग जाए वॉरेन बफेट से जिनकी वेल्थ सिर्फ 2018 की ईयर में ही
ही 3.5 बिलियन डॉलर बढ़ गई थी। और अब वॉरेन बफेट भी खुद को जेफ बेजोस से कंपेयर करें, जिनकी वेल्थ 2018 में ही 24 बिलियन डॉलर बढ़ी थी, जिनकी पर मिनट की अर्निंग उस अमीर बेसबॉल प्लेयर के एक साल की कमाई से भी ज्यादा है। सो कंक्लूजन ये है कि इस कंपैरिजन की रेस को कभी नहीं जीता जा सकता। हम सब इस रेस में लाइफ भर पैसों के पीछे भागते ही रहते हैं और लाइफ कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम चाहे कितना ही अमीर हो जाएं, अगर हमें अपना इनफ नहीं पता तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमसे अमीर सोसाइटी में, सिटी में या स्टेट में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। सीधा सा सोल्यूशन यही है कि इस कंपैरिजन की रेस में दौड़ा ही ना जाए। हमें अपना इनफ डिसाइड करना चाहिए और जब वो हासिल हो जाए तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि इस रेस में कब हमारे अपने बूढ़े हो जाएंगे या हमसे दूर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेसन 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के कंसेप्ट के बारे में तो आप सब पहले ही जानते हो, मैंने भी इसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस के फील्ड में कंपाउंडिंग सबसे पावरफुल फोर्स होता है, क्योंकि ये ओवर टाइम एक स्मॉल अमाउंट को भी ह्यूज बनाने का पोटेंशियल रखता है। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है, बट ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं है। कम से कम एवरेज एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग मेजर करें तो बिल्कुल नहीं। हेज फंड मैनेजर जिम साइमन, जिन्होंने 1988 से लेकर आज तक 66% एनुअल रिटर्न से मनी को कंपाउंड किया है, और वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% पर ईयर, दैट इज 1/3। इनकी नेट वर्थ 21 बिलियन डॉलर है, बट फिर भी वॉरेन बफेट की नेट वर्थ से 75% कम। रीजन, क्योंकि बफेट ने 10 ईयर की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया और जिम साइमन ने 50 की एज में। इसी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की वजह से आज बफेट की वेल्थ 84.5 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 84.2 बिलियन डॉलर तो इन्होंने 50th बर्थडे के बाद अर्न किए, और उसमें से भी 81.5 बिलियन डॉलर इन्होंने 65th बर्थडे के बाद अर्न किए। बफेट का सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्किल नहीं, बल्कि उनका असली सीक्रेट तो टाइम है, कि उन्होंने 10 की एज से इन्वेस्ट किया और उन्हें कंपाउंड होने का टाइम दिया। सो टू कंक्लूजन, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने के लिए टाइम देना होगा, और चाहे छोटा अमाउंट से ही क्यों ना हो, बट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। लेसन 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। मिलियंस ऑफ वे हैं अमीर बनने के, और इन पे काफी सारी बुक्स भी ऑलरेडी लिखी गई हैं, पर अमीर बने रहने के टॉपिक पे शायद ही कोई बात करता है। अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, नरेश गोयल, फाउंडर ऑफ जेट एयरवेज, जो एक समय पे इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब अमीर बनने में तो बहुत अच्छे थे, पर अमीर बने रहने में नहीं। आप फाइनेंस के किसी भी स्टेज पे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वेल्थ को लेके एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना, क्योंकि वही प्रिजर्व्ड वेल्थ आपको ओवर टाइम रिच बनाएगी। एक्सेसिव स्पेंडिंग, पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स कभी भी आपको दोबारा गरीब बना सकते हैं। सो अपने अंदर गुड फाइनेंशियल हैबिट्स एंड स्ट्रेटेजी डेवलप करो जो ओवर टाइम आपकी वेल्थ को मैनेज कर सके, और ऐसे लाइफस्टाइल को अवॉइड करो जो आपकी मनी वेस्ट कर रहा हो। लेसन 6, टेल्स यू विन। 1935 तक वॉल्ट डिज्नी 400 प्लस कार्टून बना चुके थे, एंड मोस्टली कार्टून से उन्हें लॉस ही हुआ था, वो कर्ज में डूबे थे। बट 1938 में सिर्फ एक 83 मिनट्स के स्नो व्हाइट कार्टून ने उन्हें मिलियनेयर बना दिया और उनका सारा कर्ज भी चुका दिया। उस ऑस्कर विनिंग कार्टून ने वॉल्ट डिज्नी को वर्ल्ड फेमस बना दिया, और ऐसे ही विनिंग इवेंट को ऑथर टेल इवेंट बोलते हैं, जो हजारों में से किसी एक रेयर डिसीजन की वजह से मिलता है। फिर चाहे फाइनेंस में वॉरेन बफेट को देख लो, जिनकी 400-500 स्टॉक होल्डिंग में से सिर्फ 10 ही ऐसे स्टॉक हैं जो मोस्ट प्रॉफिट देते हैं। होल्डिंग से इन 10 को हटा दो तो वो एक एवरेज इन्वेस्टर की लाइन में आ जाए। या फिर अमेज़न को देख लो, जिसका ग्रोथ आज पूरी तरह से प्राइम एंड वेब सर्विसेज पे डिपेंड है, बट इन्होंने भी पहले फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसीज तक हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं। सक्सेस का सिंपल सा मैथ यही है कि लाइफ में कुछ डिसीजंस काम करते हैं और कुछ नहीं, और इन दोनों में से किसी भी डिसीजन की बुराई करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपली ये काम नहीं आया तो अगले की ओर बढ़ चले। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब ट्राई करो और अपने उन टेल इवेंट्स को पहचानो जो आपके लिए काम करते हैं और उन पे फोकस करो। लेसन 7, फ्रीडम। एक पैसा जो सबसे बड़ी चीज आपको दे सकता है वो है टाइम की फ्रीडम। अपनी लाइफ के हर पल का कंट्रोल अपने हाथ में होना आपकी सैलरी से, आपकी जॉब प्रेस्टीज से, और यहाँ तक कि आपके घर के साइज से भी अधिक हैप्पीनेस देता है। आपके पास वो कंट्रोल होना कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और किन लोगों के साथ होना चाहते हैं। इसे क्लियरली समझे तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा अमाउंट या बैकअप का मतलब है कि आप उन दिनों की छुट्टी ले सकते हो जब आप बीमार हो, वो भी बिना बैंक अकाउंट खाली किए। थोड़ा और अमाउंट का मतलब है जॉब छूट जाने के बाद आप एक बेटर जॉब का वेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली ही नौकरी लेनी पड़े। और 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होने का मतलब है अपने बॉस से डर कर ना रहना, कि अगर आपको कुछ मंथ लेकर न्यू जॉब भी ढूंढनी पड़े तो आप बर्बाद ना हो। सो टू समराइज, सबसे पहले कुछ मिनिमल अमाउंट से अपनी ये फ्रीडम खरीदो जो आपको काफी सारा टाइम देगी अपनी फैमिली और रिलेशनशिप के लिए। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स।
याद करो जब लास्ट बार आपने रोड पे कोई लग्जरी गाड़ी या कोई ऐसी गाड़ी देखी जो आपकी फेवरेट हो। क्या आपको याद है कि उसे कौन ड्राइव कर रहा था, या शायद आपने उसे देख के ये सोचा हो कि गाड़ी चलाने वाला इंसान बहुत अमेजिंग है। हमेशा ऐसा ही होता है। मोस्टली लोगों का लग्जरियस चीजें परचेज करने के पीछे मोटिव होता है लोगों से मिलने वाली रेस्पेक्ट और अप्रिशिएशन। भले ही ये लग्जरी चीजें आई कैचिंग होती हैं, बट लोग इन चीजों को देख के खुद को आपकी जगह इमेजिन करते हैं, बट आपको कोई याद नहीं रखता है। अगर आपका पर्पस रेस्पेक्ट और एडमायरेशन पाना ही है तो ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी बजाय हॉर्स पावर के। सो ऐसी चीजें अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से तो कभी परचेज ना करो जो आपकी लायबिलिटी बन जाए। अगर उसके बिना काम चल सकता है तो उससे अच्छा उस अमाउंट के एसेट्स परचेज करो जो आपको अर्न करके दें। रिच लोग मोस्टली टाइम लग्जरी प्रोडक्ट्स एक्चुअल में टैक्स बचाने के लिए परचेज करते हैं, ना कि शो ऑफ के लिए। सो ये 8 पॉइंट्स थे जो पैसों के लेके आपकी साइकोलॉजी को एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे और आपकी सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। वीडियो लेंथी होने की वजह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस बुक के रह गए हैं उन्हें हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फाइनली आई अप्रिशिएट यू वॉच इट। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।